औरंगजेब की मृत्यु के बाद सैयद बंधु बहुत ताकतवर हो गए। उन्होंने मराठा पेशवा विश्वनाथ की सहायता से दिल्ली पर कंट्रोल जमा लिया। दिल्ली का बादशाह तो सिर्फ उनके लिए कठपुतली ही बना रहा। फर्रुखसियार इतना नाकारा था कि उसके पास कोई साथीदार ही नहीं बचा। सिर्फ जयपुर का राजा जय सिंह ही उसके साथ रहा, बाकी तो उसके कोई साथ नहीं रहा। बाकी ने तो सैयद बंधु और मराठाओं की फौजों के साथ रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद मुगल गवर्नरों ने और सूबेदारों ने अपना अलग राज्य स्थापन करना शुरू कर दिया। किसी ने भी बादशाह की हुकूमत नहीं माननी चाहिए। निजाम और अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, इन सब ने अपनी अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। उसके बाद मराठा पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में 80,000 की फौज दिल्ली की तरफ कूच कर दी और उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। और फिर मुगल बादशाह ने उनको मुकाबले के लिए अपने सरदार कोका के नेतृत्व में फौज भेजी, मगर बाजीराव ने उन्हें ताल कटोरा के मैदान पे हरा दिया। इसके बाद तो मुगलों की किरकिरी हर जगह होने लगी। पूरी दुनिया में जो मुगल शासक का भय था उसका अब लोगों को लिए कुछ नहीं रहा। लोग अब मुगलों का अपमान करने लगे और फिर मराठों की डंका पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी। उनकी तलवार की झनकार से लोग कांपने लगे। इसके बाद मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब मुगल बादशाह का अपने सूबेदारों पे। उसी बीच पर्सिया यानी आज के ईरान में नादिर शाह का जन्म हुआ था। नादिर शाह बहुत ही अजीब आदमी था और बहुत ही खूंखार लड़ाका था। उसने तो अपने जिंदगी में बहुत सारे काम किए, भेड़ बकरियां चराई और उसने खेती का काम किया, मगर वो खतरनाक सैन्य कमांडर बना और ईरान के राजा को गद्दी से हलाते हुए अपने आप को ईरान का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद उसने अफगानिस्तान के कंधार पर हमला कर दिया और कंधार के बादशाह को 1 साल की घेराबंदी के बाद हरा दिया। उसके बाद कंधार का बादशाह हिंदुस्तान की तरफ कूच कर दिया। फिर नादिर शाह को तो सिर्फ एक कारण ही चाहिए था हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे उस वक्त। वो हिंदुस्तान की दौलत को जानता था। हिंदुस्तान में अब कमज़ोर मुगल बादशाह राज कर रहा है, वो अच्छी तरह से जानता था। अब औरंगजेब, आलमगीर और शाहजहां का ज़माना नहीं रहा, वो जानता था। फिर उसने ईरान से 1 लाख की फौज बनाई और हिंदुस्तान की तरफ कूच कर दिया। फिर उसने हिंदुस्तान के नज़दीक पेशावर में खैबर खिंड को बहुत ही चालाकी से पार किया और उसके सूबेदार को हरा डाला। उसकी खास बात थी कि ऊँटों पे लगाए हुए तोहफे और उसके सैनिकों के पास तोहफे, बंदूकें, भाले, तलवारें बहुत ही ज़्यादा सामान में थे। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को जाग आई। फिर उसने भी अपनी बहुत ही विशाल सेना का नेतृत्व किया। 3 लाख सेना थी उसके पास भी। वो सेना कम इंसानों का समुद्र ही ज़्यादा था उसके पास। अगर उस सेना को यूरोप की तरह ट्रेनिंग दी जाती तो वो पूरी दुनिया जीत लेती। उस सेना में अवध का नवाब, मुगल सेना और दक्कन का निजाम मुल्क था, मगर उस सेना के सामने नादिर शाह की सेना बहुत ही छोटी थी। मगर नादिर शाह बहुत चालाक सेनापति था। उसने मुगलों को बहुत ही करारी शिकस्त दी। उसने तोपे, बंदूकें और भालों का इस्तेमाल करके तो मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। उसके बाद तो मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही बड़ा मूर्ख साबित हुआ। वो महज कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध मैदान छोड़ के नादिर शाह की सेना में जा मिला और उसके बाद नादिर शाह ने उसका अच्छा से खाना पीना सामान, उसकी बहुत अच्छे से सेवा की। मगर उसके बाद उसको पता चला कि उसको कैद कर लिया गया है और नादिर शाह ने मुगल राजा के अंगरक्षकों से उनकी हथियार छीन लिए थे। नादिर शाह की सेना के सामने मुगल सेना बहुत बड़ी थी, मगर वो तो सिर्फ फिसड्डी साबित हुई। उसमें सिर्फ इंसानों की ही भरना थी, लड़ने का कम, मगर वो युद्ध के लिए ही कम आए थे।
उन्होंने तो कुछ खास युद्ध में किया ही नहीं। नादिर शाह के तोपों और सेनापति के रण कौशल के आगे मुगल सिर्फ बौने ही साबित हो रहे थे। मुगल युद्ध में नादिर शाह ने बहुत ही करारा हराया था उनको। उसके बाद मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ नादिर शाह ने दिल्ली की तरफ कूच की और फिर वो दिल्ली के लाल किले के अंदर चला गया। और उसके बाद नादिर शाह के सैनिक बाजारों में जाने लगे, तब लोगों ने उनका प्रतिकार करना शुरू कर दिया और उसी बीच एक अफवाह फैली कि नादिर शाह को किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बाद दिल्ली के लोगों ने फारसी सैनिकों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया और 900 सैनिकों को मार डाला। उसके बाद नादिर शाह पूरे जंग के लिबास से बाहर निकला और उसने सारे सैनिकों को दिल्ली के आम नागरिकों को कत्ल करने का आदेश दिया और अपनी तलवार उठा दी। उसके बाद सैनिकों ने जो मिला उसको काटना मारना चालू कर दिया। लोगों ने भी उसका प्रतिकार किया मगर उन्होंने भी कत्ल कर डाले। उसने उस दिन 1 से 4 लाख के बीच दिल्ली के नागरिकों का कत्ल किया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो मिला उसको काट डाला गया। मुगल शहंशाह ने रहम की भीख मांगी, तभी उन्होंने उस कत्लेआम को माफ किया और अपनी तलवार रख ली और उसके बाद कत्लेआम रुक। उसके बाद नादिर शाह ने 100 करोड़ रुपयों की मुगलों से डिमांड रखी। उसके बाद दिल्ली के इतिहास में काला दिन शुरू हुआ। मुगलों ने अपनी ही दिल्ली को लूट लिया। लोगों दिल्ली शमशान के ढेर में तब्दील हो गई और फिर मुगलों के पास से वो मुगलों की 8 पीढ़ियों से संचित दौलत, मयूर सिंहासन, तख्ते ताहूस, कोहिनूर हीरा, 700 हाथी, 4000 ऊंट, 1200 घोड़े पर सोने चांदी हीरे मोती से लदे सारे धन को लूट ले गया। के बाद तो दिल्ली में तो कुछ नहीं रहा, दिल्ली तो पूरी लूट चुकी थी। नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम और लूटपाट मचाई थी कि नादिर शाह ने वापस ईरान जाने के बाद ईरान वासियों के 3 साल का कर माफ कर दिया था। उसने दिल्ली ऐसी लूटी थी और इतना कत्लेआम किया था कि दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गई थी। चांदनी चौक में तो उसने खूनी मंजर ही बाहर बढ़ा दिया था। 7 पीढ़ियों से कमाई हुई दौलत सारी वो लूट ले गया था। इस दौलत का नादिर शाह ने फिर इस्तेमाल किया था ऑटोमन और रशिया के लोगों के साथ युद्ध करने के लिए, मगर मुगलों की सत्ता को इतना करारा प्रहार मिला था कि मुगल वापस फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। इसके बाद मराठों में फिर दिल्ली पर धावा बोल के दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दक्कन में निजाम ने अपनी अलग सल्तनत बना ली। बंगाल का नवाब अब अलग हो चुका था और अवध का नवाब ने भी अपनी अलग जगह बना ली थी। मुगल सिर्फ दिल्ली के पालम तक ही अब बन चुके थे। इसके बाद मुगलों का शासन सिर्फ दिल्ली शहर तक ही सीमित रह गया था। उसके बाद नादिर शाह की हत्या होने के बाद अहमद शाह अब्दाली नाम का एक अफगान कमांडर निर्माण जिसने दिल्ली पर धावा बोला। इसकी कहानी भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।